हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो वेरी 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 बिग थैंक यू। फाइनली हम लोग 25,000 सब्सक्राइबर्स चैनल हो गए हैं एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, सारे 25,000 सब्सक्राइबर हर वीडियो में नहीं आते हैं, हर रोज़ नहीं आते हैं, बट हर रोज़ तो मैं भी नहीं आती हूँ, तो इट्स ओके। बट अगर आप प्रॉमिस करो कि हर रोज़ आओगे तो शायद मैं भी आ जाऊँ हर रोज़। ठीक है, अब मुद्दे की बात करते हैं, फालतू की चिट-चैट नहीं करते। ठीक है, तो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है। आप सबको तो नहीं, खासकर जो मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं, मेरे साथ रेगुलर चिट चैट करते हैं, उनको पता ही होगा कि मैं एक हॉस्पिटल में टैलेंट एक्विजिशन की जॉब करती हूँ। और मेरे पास ऐसी बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जिनको देखकर मुझे लगता है कि यार कोई खास सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, और ये जॉब तो हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो फाइनली मैंने ऐसी 8 जॉब्स हॉस्पिटल में शॉर्टलिस्ट की हैं जिनको कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो जो भी जॉब्स मैं आज बताने जा रही हूँ, 8 जॉब्स बताने जा रही हूँ। सैलरी मिनिमम $18 है और मैक्सिमम $35 पर आवर है। इन जॉब्स को कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे आप वर्क परमिट पे हो, चाहे आप स्टूडेंट वीजा पर हो, चाहे आप यहाँ पर PR हो, सिटीजन हो। अगर आपके पास सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा है और अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंटरव्यू फेस करने की एबिलिटी है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑल दोज 8 जॉब्स आई विल बी टॉकिंग टुडे। ओके, अब इससे पहले कि हम उन 8 जॉब्स को डिटेल में डिस्कस करें, मैं आपको 1-2 चीज़ें बताना चाह रही हूँ हॉस्पिटल में जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। कई बार क्या होता है, हम इंडीड पे जॉब्स अप्लाई करते हैं, या लिंक्डइन से जॉब्स अप्लाई करते हैं, या और किसी जॉब पोर्टल से जॉब्स अप्लाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अप्लाई का ऑप्शन हमें उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर लेकर चला जाता है। वहाँ हमें अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है, अपना रेज्यूमे अपलोड करना होता है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, और उसके बाद हम उस पर्टिकुलर जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें कई बार वो बड़ा लेंदी प्रोसेस लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लगता है। जब मैं भी टेबल की इस तरफ थी, कैंडिडेट थी और जॉब्स ढूंढ रही थी, तो मुझे भी ये स्टेप बहुत खराब लगता था और मैं कोशिश करती थी मैं सिर्फ उन्हीं जॉब्स पे अप्लाई करूं जहाँ पे इंडीड में ईजी अप्लाई बटन क्लिक करके बस जॉब अप्लाई हो गई, रादर देन गोइंग टू ऑल द कॉर्पोरेट वेबसाइट्स, मेकिंग माई प्रोफाइल देयर, रेज्यूमे अपलोड करो और तब जॉब्स अप्लाई करो। लेकिन अब जब मैं एक कॉर्पोरेट के टेबल के दूसरी तरफ काम कर रही हूँ, मैं एज अ रिक्रूटर काम कर रही हूँ और अब एप्लीकेंट्स को स्क्रीन कर रही हूँ, तो मुझे पता चला कि ये स्टेप कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एक कंपनी की वेबसाइट पर जाकर, उनके एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में जाकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो, अपना रेज्यूमे अपलोड करते हो, और जब आपका रेज्यूमे उनके एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में आ जाता है, तो आपके रेज्यूमे को, आपकी एप्लीकेशन के स्टेजेस को ट्रैक करना रिक्रूटर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए रिक्रूटर्स हमेशा उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिन लोगों ने उनकी वेबसाइट पे आकर, उनके एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में आकर अप्लाई किया होता है। तो अगर आप भी कोई हॉस्पिटल की जॉब अप्लाई कर रहे हो, जैसे अब मैं आपको बहुत सारी जॉब्स बताने वाली हूँ जहां दे प्रेफर कि आप उनकी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाओ या उनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करो, तो पक्का करो। ओके, डू इट, बिकॉज ये आपके उस कंपनी में एटलीस्ट इंटरव्यू के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है एज कंपेयर टू इजी क्लिक जॉब्स ऑन इंडीड पे जब सिर्फ एक इजी अप्लाई करके जॉब्स अप्लाई हो जाती है ना, तो 500 लोग कर देते हैं। लेकिन जब मेहनत करनी होती है ना, किसी की कॉर्पोरेट वेबसाइट पे जाकर अपना रेज्यूमे अपलोड करके प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, तो वही 500 लोग में से सिर्फ 50 लोग वहां जाते हैं, तो कंपटीशन बहुत सारा तो यही एलिमिनेट हो जाता है। तो जॉब सर्च जर्नी में आलस नहीं चलेगा, तो ये चीज किया करो। अब बात करते हैं जॉब्स की। तो अब हम ये जो 8 जॉब्स की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरे हॉस्पिटल में ही नहीं, आप पूरे ऑन्टेरियो में, इनफैक्ट पूरे कनाडा में ये पोजीशंस आपको मिल जाएंगी और आप उनके लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, जो आपको मैंने पहले बताया। और हर जॉब के लिए अगर 1 या 2 और एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होंगी, ये नहीं कि आपको जाके सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे, बट किस तरह का उनका इंटरव्यू स्किल होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जॉब है स्क्रीनर्स की। अब ये स्क्रीनर्स की जॉब मेनली कोविड की टाइम पर आई है, क्योंकि असेसमेंट सेंटर्स जहाँ पे आपके कोविड का टेस्ट होता है, या फिर वैक्सीनेशन क्लिनिक्स कोविड के बाद ही खुले हैं, राइट, कोविड वैक्सीनेशन क्लिनिक्स। तो ये स्क्रीनर्स वो होते हैं जो डोर पे आपका ID चेक करते हैं, आपका OHIP चेक करते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं या नहीं है वो चेक करते हैं, और उसके बाद आप जब असेसमेंट सेंटर्स में या वैक्सीन क्लिनिक्स में अंदर जाते हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन को वो पोर्टल पे एंटर करते हैं और आपको डायरेक्ट करते हैं कि अच्छा आपने टेस्ट कराना है तो आप यहाँ चले जाओ, आपने डोज लेनी है, वैक्सीन लगानी है तो आप यहाँ पर चले जाओ। तो स्क्रीनर्स वो हैं जो डेटा एंट्री का काम करते हैं, आपको स्क्रीन करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, आपके IDs चेक करते हैं।
करते हैं। और इन स्क्रीनर्स को $18 इन आवर मिलता है, जो कि एक फ्लैट रेट है हमारे हॉस्पिटल में। बाकी हॉस्पिटल्स में हो सकता है $17-18 से लेकर $20 तक का रेट हो। अब इस जॉब के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में डेफिनेटली, बिकॉज कनाडा है, सभी इंग्लिश में बात करते हैं, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन मैटर करती है। अब दूसरी जॉब है प्री ट्रायाज स्क्रीनर्स की। कोविड स्क्रीनिंग से मिलती जुलती जॉब है, मगर एक अलग तरह की जॉब है, स्क्रीनर्स की जॉब है। प्री ट्रायाज स्क्रीनर्स को भी $18 से $20 इन आवर मिलता है। अब प्री ट्रायाज स्क्रीनर्स क्या करते हैं, ये हॉस्पिटल्स में जगह जगह खड़े होते हैं लोग, तो ये चेक कर रहे हैं कि जो भी बंदा हॉस्पिटल में एंट्री कर रहा है उनके पास प्रॉपर मास्क है, उनको मास्क देते भी हैं हॉस्पिटल में। फिर उनको स्क्रीन करते हैं कि कोई सिम्टम्स तो नहीं है, उन्होंने कहीं आउटसाइड ट्रैवल तो नहीं किया कनाडा में। तो प्री ट्रायाज स्क्रीनर्स आपको कहीं पर भी हॉस्पिटल में टोक देंगे कि आपका मास्क ठीक नहीं है, आपने प्रोटेक्टिव गियर अच्छे से नहीं पहने हैं, या अपना मास्क चेंज करो, या अगर उन्होंने आपको स्नीज करते हुए देख लिया तो आपको वो दोबारा स्क्रीनिंग करने लग जाएंगे, या आपको एडवांस्ड स्क्रीनिंग्स पे भेज देंगे, आपके इशू को एस्केलेट कर देंगे। तो ये प्री ट्रायाज स्क्रीनर्स का काम है। इसमें भी सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स मांगी होती है। अब तीसरी जॉब जो है, जो हर कोई अप्लाई कर सकता है, वो है टीम अटेंडेंट की जॉब। अब ये सारी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार आप हॉस्पिटल की वेबसाइट्स को ब्राउज करते हो या फिर आप इंडीड पे ऐसी जॉब्स देखते हो और आपको पता नहीं होता है कि आपके लिए जॉब्स है या नहीं, या फिर आप इंडीड पर भी जब अपनी जॉब सर्च करते हो ना, तब एक टाइटल डालकर जॉब सर्च करते हो कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, एडमिन अटेंडेंट या एडमिन असिस्टेंट। आपको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या क्या टाइटल्स के साथ आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हो और उन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो। तो आप इन टाइटल्स को नोट भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल इन्हीं टाइटल्स के साथ ये जॉब्स एडवर्टाइज करते हैं। टीम अटेंडेंट्स क्या करते हैं, टीम अटेंडेंट्स के लिए भी आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। टीम अटेंडेंट्स वो लोग होते हैं जो कि पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूनिट में पेशेंट है और उसको आपने एक्सरे रूम में लेकर जाना है एक्सरे कराने के लिए। अब यहाँ पे जो नर्सेज हैं या फिर PSWs हैं, वो उनका रेट काफ़ी ज़्यादा होता है हॉस्पिटल के लिए, तो वो पर आवर बेसिस पे नर्सेज को $30, $35, $50 पर आवर तक पे करते हैं। तो नर्सेज नहीं लेकर जाएंगी पेशेंट्स को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, बिकॉज नर्सेस की कॉस्ट ज़्यादा है। तो टीम अटेंडेंट्स होते हैं हर हॉस्पिटल में, जो कि पेशेंट्स को अलग अलग टेस्ट के लिए लेकर जाते हैं, लेबोरेटरीज में लेकर जाते हैं, या आपने किसी और डिपार्टमेंट में किसी और चेकिंग के लिए लेकर जाना है, किसी और डॉक्टर से मिलवाने के लिए लेकर जाना है पेशेंट्स को, तो उनका व्हील चेयर ट्रांसपोर्ट करना, या फिर कोई मूविंग बेड पर है उनका बेड मूव करना, ये सारा जो पेशेंट से रिलेटेड, पेशेंट के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, हॉस्पिटल के अंदर में जो पेशेंट के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम होता है, वो टीम अटेंडेंट्स करते हैं। अब जहां पे पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने की बात आ गई, वहां पे ये जॉब आ गई टीम अटेंडेंट की, और टीम अटेंडेंट्स को $23 से $24 पर आवर तक भी मिलता है। इसी से मिलती जुलती अगली जॉब है ट्रांसपोर्ट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की। अब ट्रांसपोर्ट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से आपको लगेगा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड ये जॉब है, कि एम्बुलेंस और या हॉस्पिटल का कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया ना। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से मतलब है कि आप हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स के अंदर ही चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, या फिर कुछ हॉस्पिटल सप्लाईज चाहिए थी, तो आप एक सेंट्रल लोकेशन से वो हॉस्पिटल सप्लाईज अपने डिपार्टमेंट के लिए लेकर आ रहे हो। हॉस्पिटल में जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट के अपने कस्टोडियंस होते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अपने टीम अटेंडेंट्स होते हैं, तो वो अपने ही डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के ट्रांसपोर्ट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हो, तो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मेडिकल इक्विपमेंट्स, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिनेंस, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के टावल्स या और मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप सेंट्रल लोकेशन से नेफ्रोलॉजी में लेकर आओगे, या नेफ्रोलॉजी के जो यूज्ड लिनेंस हैं, यूज्ड टावल्स हैं, वो आप सेंट्रल लोकेशन पर या लॉन्ड्री में वापस लेकर जाओगे। तो आप डिपार्टमेंट के अंदर जो मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट्स और नेसेसरी चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन करते हो, वो ट्रांसपोर्ट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का काम है। और इसके लिए भी हाई स्कूल डिप्लोमा और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और सैलरीज ट्रांसपोर्ट सर्विस रेप्स को भी $20 से $24 इन आवर तक मिलती है। अब इसके बाद कुछ स्किल्ड कैटेगरी की पोजीशंस भी हैं। स्किल्ड कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सर्टिफिकेट या कुछ डिप्लोमा चाहिए, बात बताऊंगी क्या चाहिए, बट उन पोजीशंस पे जाने से पहले एक आखिरी पोजीशन और बताती हूँ इस कैटेगरी की, कस्टोडियन। तो कस्टोडियन की पोजीशन भी हॉस्पिटल में बहुत इंपॉर्टेंट है।
सैलरी बहुत अच्छी है, दो आपको शायद इसका जॉब डिस्क्रिप्शन सुनकर बहुत अच्छा ना लगे कि नहीं मुझे कस्टोडियन की जॉब नहीं चाहिए, मगर यार उनको $24 एन आवर मिलता है। सैलरी सच में अच्छी है। मेरी कनाडा में पहली जॉब $24 एन आवर की थी और मैं रिक्रूटमेंट करती थी, और एक कस्टोडियन को भी $24 एन आवर मिल जाता है। कस्टोडियंस क्या करते हैं, दे मेक श्योर कि हॉस्पिटल का, उनके डिपार्टमेंट का हर एरिया अच्छे से सैनिटाइज्ड है, क्योंकि सिर्फ कोविड में हॉस्पिटल में सैनिटाइजेशन का काम नहीं चला है, हॉस्पिटल्स हमेशा से सैनिटाइज रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत जल्दी वायरस फैलता है, राइट। तो हॉस्पिटल में हमेशा से ही क्लीनलीनेस का और सैनिटाइजेशन का इतने ही अच्छे से ध्यान रखा जाता है जितने अच्छे से हम आजकल कोविड में रख रहे हैं। तो कस्टोडियंस मेक श्योर कि आपका डिपार्टमेंट हमेशा नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है, सैनिटाइज्ड है, चाहे वेंट्स हो गए, विंडोज हो गई, सीलिंग्स हो गई, या आपके फ्लोर्स हो गए, वॉशरूम्स हो गए, दे टेक केयर ऑफ द सैनिटाइजेशन एंड क्लीनलीनेस ऑफ द डिपार्टमेंट। इसके बाद जो अगली पोजीशन है, हमने शायद 5 पोजीशन की बात कर लिया है। अब अगली पोजीशन है यूनिट क्लर्क्स की। यूनिट क्लर्क क्या करते हैं, अब हर यूनिट में एक क्लर्क होता है, एक नहीं बड़े सारे क्लर्क होते हैं। जैसे कि मेरे हॉस्पिटल में हम यूनिट क्लर्क्स नंबर देते हैं, यूनिट क्लर्क 2, यूनिट क्लर्क 3, यूनिट क्लर्क 4, यूनिट क्लर्क 5। तो हर नंबर पिछले वाले नंबर से एडवांस्ड काम करता है। लेकिन मेनली यूनिट क्लर्क्स का क्या काम रहता है कि जो भी स्टाफ उस डिपार्टमेंट में, उस यूनिट में काम कर रहा है, उनकी स्टाफिंग देखना, उनकी स्केड्यूलिंग देखना, उनकी शिफ्ट्स देखना, कोई अचानक से छुट्टी ले ले तो उसकी शिफ्ट को फिल आउट करना, ये चेक करना कि यूनिट में दिन में कितने बंदे चाहिए, कितनी नर्सेस चाहिए, कितने PSWs चाहिए, कितने हेल्पर चाहिए, कितने टीम अटेंडेंट्स चाहिए, कौन सा बंदा कहाँ खड़ा होगा, प्री ट्रायल स्क्रीनर कहाँ खड़े होने चाहिए, किस शिफ्ट में कितने बंदे चाहिए, कहाँ पर लोड ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें यूनिट क्लर्क्स करते हैं। अगर आपका अपनी कंट्री में थोड़ा हॉस्पिटल में एडमिन में काम करने का एक्सपीरियंस है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यूनिट क्लर्क्स की। आप अगर यूनिट क्लर्क 1 या यूनिट क्लर्क 2 पे एंट्री लेवल पोजीशन पर भी स्टार्ट करो तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेकर आप यूनिट क्लर्क 3 में, यूनिट क्लर्क 4 में मूव कर सकते हो, और सैलरी, हर स्टेप की सैलरी पिछले स्टेप से ज़्यादा ही है। लेकिन यूनिट क्लर्क के लिए, जैसे मैंने कहा था ना कि थोड़ी सी स्किल्ड पोजीशन है, तो यूनिट क्लर्क की पोजीशन के लिए वो आपकी टेस्टिंग कराते हैं, जिसको हम क्लरिकल टेस्टिंग कहते हैं। अब वो टेस्टिंग में क्या होता है, वो आपकी टाइपिंग टेस्ट कराते हैं, बिकॉज यूनिट क्लर्क को बहुत सारा टाइप करना होता है। तो वो चेक करते हैं कि आपका 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड हो, आपके एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, 90% की एक्यूरेसी मांगते हैं वो टाइपिंग में, और आपका एक्सेल टेस्ट लेते हैं, वर्ड टेस्ट लेते हैं, तो थोड़ा देखते हैं कि आपका कंप्यूटर स्किल्स अच्छे हैं, आपकी डेटा एंट्री स्किल्स अच्छी हैं। तो क्लरिकल जॉब्स बहुत सारी हैं, इसलिए मैंने कहा था कि क्लरिकल जॉब्स में सैलरी $20 एन आवर से लेकर $35 एन आवर तक जाती है। अगर आप यूनिट क्लर्क 5 की पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो वहां पे $36 एन आवर्स तक की भी सैलरीज हैं, लेकिन उस लेवल पे आप थोड़ा हॉस्पिटल में काम कर करके एक्सपीरियंस के बाद पहुंचोगे, बिकॉज क्लरिकल पोजीशंस काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में यूनियनाइज पोजीशंस होती हैं। तो यूनियनाइज पोजीशंस में सीनियरिटी के बेस पर आपको जॉब मिलती है, और एक बार क्लरिकल पोजीशन आपको मिल गई ना हॉस्पिटल में, उसके बाद तो फिर आपकी ग्रोथ होती रहेगी, सैलरी बढ़ती रहेगी, आप जंप करते रहोगे। पार्ट टाइम पोजीशन में मिले या कैजुअल पोजीशन में मिले ना, कैजुअल पोजीशन क्या होती है कि आपको कोई कमिटमेंट नहीं देनी, आप हफ्ते में 1 शिफ्ट लगा लो, 2 शिफ्ट लगा लो, काफ़ी है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कैजुअल पोजीशंस होती हैं, हमारे खुद के हॉस्पिटल में भी कैजुअल पोजीशंस हैं, रजिस्ट्रेशन क्लर्क्स की, यूनिट क्लर्क्स की। अप्लाई करो, एंट्री कर लो, एक बार यूनियन में एंट्री कर लो, फिर आप पार्ट टाइम पोजीशन में मूव कर सकते हो, फिर आप फुल टाइम पोजीशन में मूव कर सकते हो। तो ये है यूनिट क्लर्क। इसी तरह ही होता है पेशेंट रजिस्ट्रेशन क्लर्क। पेशेंट रजिस्ट्रेशन क्लर्क्स क्या करते हैं, डेफिनेटली नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, जो भी पेशेंट्स किसी डिपार्टमेंट में एंटर करते हैं, उनका वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। और इसके साथ ही है बेड एलोकेशन क्लर्क। तो ये सारी क्लरिकल जॉब्स हैं, बट हर क्लर्क का काम अलग अलग है। यूनिट क्लर्क अपनी यूनिट की स्केड्यूलिंग, स्टाफिंग देखता है, रजिस्ट्रेशन क्लर्क पेशेंट का रजिस्ट्रेशन देखता है, बेड एलोकेशन क्लर्क पेशेंट्स का मूवमेंट देखता है, फ्लो देखता है, उनको बेड्स अलॉट करता है। किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है पेशेंट को तो वो पहले चेक करता है कि उस डिपार्टमेंट में बेड है कि नहीं है, तो ये बेड एलोकेशन क्लर्क का काम रहता है। और क्लरिकल जॉब्स में एज आई टोल्ड यू $20 से लेकर $35 पर आवर तक जॉब मिल सकती है, सैलरी मिल सकती है। अब इसके अलावा एक और जॉब है जो कि नाम से ही लगता है कि यार ये तो बड़ी इजी जॉब है, इसके लिए तो सच में कुछ नहीं चाहिए, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स। बट कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी हॉस्पिटल्स क्लरिकल टेस्टिंग मांगते हैं, क्योंकि कस्टमर सर्विस रेप्स को भी बहुत सारा उस डिपार्टमेंट का क्लरिकल काम करना होता है। जैसे कि उनको फैक्स देखने होते हैं, मेल्स देखने होते हैं, उनको कुछ फोटोकॉपी करानी हो या किसी को मेल भेजनी हो, तो
कस्टमर सर्विस रेप्स डेफिनेटली यूँ लगता है कि कॉलिंग का प्रोफाइल है, कॉलिंग का प्रोफाइल भी है, तो उस डिपार्टमेंट के सारे कॉल्स कस्टमर सर्विस रेप्स के लोग हैंडल करते हैं, आउटगोइंग कॉल्स, इनकमिंग कॉल्स। इसके अलावा उस हॉस्पिटल, उस डिपार्टमेंट के जो नर्सेज हो गई, डॉक्टर्स हो गई, उनकी एडमिन ड्यूटीज़ में, उनकी क्लरिकल ड्यूटीज़ में, उन्होंने कोई किसी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजनी है, उन सारी चीज़ों में कस्टमर सर्विस के लोग जो हैं वो हेल्प करते हैं। और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स को भी $25 से $28 पर आवर तक सैलरी मिलती है। इसमें भी क्लरिकल स्किल्स मांगी हुई हैं। अगर आप अपनी कंट्री से कुछ पास्ट एक्सपीरियंस दिखा दो तो दैट वर्क्स फाइन, दैट वर्क्स रियली गुड आपका, बिकॉज ये वो पोजीशंस है जब हर कोई अप्लाई कर सकता है ना इन पोजीशंस पे, तो हर कोई अप्लाई करेगा, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो गए इन पोजीशंस पे अप्लाई करने वाले। कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, लाइक 50-50 लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो हो सकता है आपको इंटरव्यू कॉल भी ना आए, लेकिन कब तक नहीं आएगी यार, ट्राई करते रहोगे तो डेफिनेटली आएगी भी। और अगर आपका रिज्यूमे थोड़ा क्राउड से अलग दिख रहा है कि आपने सेम जॉब प्रोफाइल का पास्ट एक्सपीरियंस दिखा दिया, अपनी कंट्री का कुछ एक्सपीरियंस दिखा दिया, या फिर ये दिखा दिया, मतलब स्पेशली लिख कर दे दिया कि आई एम वेरी गुड एट टाइपिंग, आई एम वेरी गुड एट एक्सेल, तो ये सारी चीज़ें ना आपके रिज्यूमे को थोड़ा सा स्टैंड आउट कर देती है और आपको इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी टॉप पोजीशंस हॉस्पिटल की जो कि आप अप्लाई कर सकते हो, हर कोई अप्लाई कर सकता है। और वो लोग जो इंडिया में बैठे हैं और सोच रहे हैं कनाडा में आकर कहाँ पे करियर शुरू करें, उनको भी हिंट मिल जाएगा कि ये सारी पोजीशंस भी हैं आपके लिए अप्लाई करने के लिए। अब आप मेरे को कांटेक्ट करोगे इंस्टाग्राम पे, मुझे पता है कि यार मेरे को इस पोजीशन में अप्लाई करना है, उस पोजीशन में अप्लाई करना है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप सिर्फ वेबसाइट पे जाइए हॉस्पिटल की और ATS के थ्रू अप्लाई कीजिए। देयर इज़ अ प्रोसेस यार, पता है किसी के भी हाथ में नहीं होता आपको जॉब देना। द मैक्सिमम समबडी कैन डू इज, अगर आपका रिज्यूमे उस जॉब प्रोफाइल के साथ मैच करता है तो हम लोग हायरिंग मैनेजर्स तक आपका रिज्यूमे पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हायरिंग मैनेजर का डिसीजन होता है कि इस बंदे को इंटरव्यू के लिए बुलाना है कि नहीं बुलाना है, इस बंदे को सिलेक्ट करना है या नहीं करना। इसके अलावा मेरे क्या, आपके रिलेटिव्स के क्या, किसी के भी हाथ में ना कुछ नहीं है कि आपको कोई जॉब दे दे या आपको कनाडा में बुला ले। आई एम रियली सॉरी, आई फील वेरी बैड जब इंस्टाग्राम पे मुझे इतने सारे एक ही चीज़ को लेकर मैसेजेस आते हैं कि मैम प्लीज़ हेल्प मी इन द जॉब या प्लीज़ कॉल मी टू कनाडा। आई एम सॉरी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो थम्स अप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और रोज आने का वादा कीजिए। ओके, हे तो अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।